हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राउट सर क्लासेस में। दोस्तों, पीटी 365 का जो विजन का जो कंपाइलेशन है, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटी को लगभग 75 या 80% कवर कर चुके हैं। और 80% ही हमने अब तक जो है स्पीसीज के बारे में, जो कि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है आपका, जिसमें जो स्पीसीज हैं जो चर्चा में रही हैं, उसमें हमने 2 क्लासेस आपको दिए हैं, 1 क्लास में और कवर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 3 क्लास में वो पूरा कवर हो जाएगा। तो 2 क्लास आपको मिल चुकी हैं इसकी भी, और इसकी भी तकरीबन 6 क्लास आपको मिल गई हैं, और 2 क्लास और इसकी बाकी पॉलिटी की। उसी सेगमेंट को और आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है, यानी कि आज की जो सब्जेक्ट है हमारी, वो कला एवं संस्कृति है। यानी आज हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास को। ठीक है, तो जो आर्ट एंड कल्चर है, आपको पता है कि अगर हिस्ट्री का जो पोर्शन देखा जाए, इस हिस्ट्री में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन एवरेजन आते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके रहते हैं वो इसी कल्चर और एंशिएंट वाले पार्ट से रहते हैं। ठीक है, और 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो मॉडर्न इंडिया से हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो कला एवं संस्कृति है, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो 2 से 3 क्लास में मैक्सिमम इसको भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। आज के टॉपिक को देखते हैं, कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, इस विषय सूची को समझ लेते हैं। तो विषय सूची में अगर हम देखें, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्थल, स्मारक और मंदिर के बारे में। ठीक है, अब स्थल, स्मारक और मंदिर के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि भारत का 44वां जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, केवल यूपीएससी ही नहीं, अदर स्टेट जो एग्जाम होते हैं पीसीएस के, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, ठीक है, तो इस तरीके से जो भी स्टेट वाले एग्जाम होते हैं, वहां भी ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वो यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन की अस्थायी सूची के बारे में देखेंगे। यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया, उसको देखेंगे। चोलगंगम जो झील है, उसको समझेंगे। सुर्खियों में रहे अन्य जो मंदिर है, उनको देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि है, उसके बारे में दिया गया है। और गुंडारम शिलालेख, इसके बारे में दिया गया है। सुर्खियों में रहे अन्य स्थलों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हमारा रहेगा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा, वो है मूर्तिकला, चित्रकला और कला के अन्य रूप। ठीक है, इसके बारे में देखें तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। ठीक है, सुर्खियों में रहे अन्य कला रूप, ये दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे। अगर आगे टाइम मिलता है तो पार्ट 3 को भी देखेंगे, जिसमें हमारा रहेगा व्यक्तित्व, यानी पर्सनैलिटीज के बारे में देखेंगे, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी, दादा भाई नौरोजी, श्री नारायण गुरु, भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर चेतु शंकर नारायण, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चर्चा में रहे हैं, इसलिए यहाँ से यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। केवल यूपीएससी नहीं, यूपीपीएससी के बारे में भी आप देख सकते हैं। यहाँ से जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो आपके लिए जरूरी हो जाती है, किसी भी अदर एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए, और विषय सूची को हम जैसे जैसे टॉपिक हमारे चलते रहेंगे, क्लासेस हमारी मिलते रहेंगे, उसी तरीके से हम विषय सूची को भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो आइए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक हमारा स्थल, स्मारक और मंदिर है। ठीक है, जिसमें हम पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्यों है सुर्खियों में, आइए जान लेते हैं। तो भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो 12 किले हैं, यानी कि मराठा सैन्य किले, उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के जो 44वें यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। याद रखेंगे, मराठा के जो सैन्य किले हैं, उनको जो है 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बारे में दिया है कि मराठा जो मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में, तो भौगोलिक अगर विस्तार देखा जाए इनका, तो ये किले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ?
महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और विविध और रणनीतिक अवस्थिति इनकी समझी जाए तो ये सह्याद्री जो पर्वतमाला है, कोंकण तट है और दक्कन का पठार और पूर्वी घाट सहित विभिन्न भूभागों में ये स्थित है। ठीक है। निर्माण और विकास के बारे में अगर चर्चा की जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और 19वीं शताब्दी में पेशवाओं के काल तक ये जारी रहा। ठीक है। ये किले मराठा साम्राज्य की सामरिक सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कौशल के प्रमाण होते हैं। ठीक है। अब कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो मराठा मिलिट्री जो लैंडस्केप किले की, उसके बारे में देखें तो पहला है सिवनसेरी पहाड़ी किला। ये छत्रपति शिवाजी के का जो है जन्म स्थान है ये। ठीक है। शिवनेरी पहाड़ी किला पूछा जा सकता है आपसे, छत्रपति शिवाजी का जन्म स्थान, तो शिवनेरी पहाड़ी किला। अगला है राजगढ़ पहाड़ी किला, तो इसे हिंद स्वराज के पहले राजनीतिक अड्डे के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है। और मुरुम बदेव जो पहाड़ी पर होने के कारण इसे पहले मुरुमदेव के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। मराठा साम्राज्य की राजधानी थी और यह उन 12 किलों में से एक था जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करते समय अपने पास रखा था ये। ठीक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है। राजगढ़ पहाड़ी किला, ये आपको दिख रहा होगा राजगढ़ पहाड़ी किला। ठीक है। लोकेट करिएगा। तो ये सारे यहाँ पे किले आपको प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे सालहेर है, खंडेरी है, सिवनेरी है, लोहागढ़ है, राजगढ़ है। ठीक है। और ये रायगढ़ है, सॉरी ये रायगढ़ है, ये राजगढ़ है, इसको लोकेट करिएगा। और स्वर्ण दुर्ग है, प्रतापगढ़ है, विजय दुर्ग है, पन्हाला है, सिंधु दुर्ग है। और अगर आप तमिलनाडु की तरफ देखेंगे तो ये जिंजी किला है। ठीक है। तो ये लोकेट किए गए हैं, इनको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। अब रायगढ़ पहाड़ी किला के बारे में देखें जो कि यहाँ पे है ये। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अपनी सामरिक और अजय स्थिति के कारण इसे अपनी दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया था। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है। अब रायगढ़ किले में हिंदवी स्वराज्य के स्वर्ण सिंहासन की स्थापना की गई थी। ठीक है। वर्ष 1662 में शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग का पुनरुद्धार करवाया था, जिसमें राजा का महल, एक बाजार, वर्षा जल संचय प्रणाली और प्रशासनिक सुविधाएं शामिल की गई थी। ठीक है। प्रमुख तटीय किले देखें तो इसमें मराठा सैनिक शक्ति की रीढ़ केवल उनका बेड़ा ही नहीं था, बल्कि तटीय किलों का एक समन्वित नेटवर्क भी था जो महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्रों और शरण स्थलों के रूप में कार्य करता था। इससे युद्ध काल में अथवा कठोर मानसून के दौरान बेड़े को जो संसाधन पुनः प्राप्त करने और सुरक्षित आश्रय लेने में सहायता मिलती थी। ठीक है। इसमें देखें तो विजयदुर्ग तटीय किला, जो तट पे बने हुए किले हैं, तो ये विजयदुर्ग आपको दिख रहा होगा। ठीक है। इसको देखें तो शिवाजी ने इस किले को बीजापुर के आदिल शाह से छीना था, बाद में इसका नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया था। ठीक है। इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है। अगला है खंडेरी द्वीपीय किला। इसका निर्माण 1669 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुआ था। निर्माण का उद्देश्य था मुरुंद जंजीरा दुर्ग में सिद्धियों पर नियंत्रण करना। ठीक है। अन्य जो देखें तो सिंधु दुर्ग, दीप दुर्ग और सुवर्ण दुर्ग, ये भी जो है तटीय दुर्ग है। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ मराठा साम्राज्य के बारे में दिया तो इसको भी चर्चा कर लेते हैं। मराठा साम्राज्य की बात की जाए तो स्थापना देखेंगे तो 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय के साथ हुई। 16वीं शताब्दी में शिवाजी ने विभिन्न दक्कन राज्यों से एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का गठन किया। इसने 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। ठीक है। राजधानियां देखें तो रायगढ़, दुर्ग और जिंजी, सतारा और पुणे, ये राजधानियों के रूप में देखे जा सकते हैं। शासन देखें तो अपने चरम पर मराठा साम्राज्य उत्तर में पेशावर से लेकर के दक्षिण में तंजावुर तक फैला हुआ था। प्रशासन समझे तो शिवाजी द्वारा स्थापित अष्टप्रधान परिषद, इसमें 8 मंत्री शामिल थे। ठीक है। पेशवा जो प्रधानमंत्री होते थे, अमात्य जो वित्त मंत्री होते थे, सचिव या मंत्री जो गृह मंत्री होते थे, मंत्री जो गृह मंत्री के रूप में कार्य करते थे, सेनापति जो कमांडर इन चीफ होते थे। ठीक है। सुमंत जो विदेश मंत्री, इनको विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था।
न्यायाध्यक्ष जो है मुख्य न्यायाधीश होते थे और पंडित राव जो सर्वोच्च पुरोहित होते थे। ठीक है। अब राजस्व नीति को समझ लेते हैं एक क्षण में। तो राजस्व नीति को अगर देखा जाए तो सरदेशमुखी, संपूर्ण मराठा साम्राज्य के राजस्व पर लगाया गया 10% का कर जो है सरदेशमुखी था। चौथ देखें तो जो पड़ोसी सरदारों जिनके क्षेत्र मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे कि कुल राजस्व का 1/4 होता था। ठीक है। अब पतन के बारे में यहाँ कुछ लाइन दी गई है तो देखें 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में एमएस अब्दाली के हाथों हुई पराजय के साथ ही मराठा साम्राज्य के पतन का दौर आरंभ हुआ। इसके पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए 3 आंग्ल मराठा युद्धों ने अंततः महान साम्राज्य की शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ठीक है। अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में दिया है यहाँ पे। तो यूनेस्को के 1972 के विश्व धरोहर कन्वेंशन के तहत ऐसे क्षेत्र या ऑब्जेक्ट्स जिन्हें उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के कारण धरोहर जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। इन स्थलों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित सूचीबद्ध। ठीक है। भारत की स्थिति को समझें तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 6वें स्थान पर आता है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक। भारत में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। ठीक है। अब मैं आपसे चाहूंगा कि इनको लोकेट जरूर कर लीजिएगा, खास करके ये 7 जो प्राकृतिक है और 1 जो मिश्रित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। ऐसे स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर यानी कि पेरिस जो फ्रांस में है, ठीक है, काम कार्यरत है। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की स्थापना 1992 में की गई थी। यह यूनेस्को में विश्व धरोहर से जुड़े सभी कार्यों का मुख्य केंद्र और समन्वय है। ठीक। विश्व धरोहर स्थलों की चयन के लिए जो मानदंड है उनके बारे में समझें तो यह स्थल का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए और 10 चयन मानदंडों में से कम एक मानदंड पूरा करना अनिवार्य है, जैसे कि वह मानव की सृजनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति हो या मानवीय मूल्यों का आदान प्रदान प्रदर्शित करता हो। ठीक है। हर साल प्रत्येक सदस्य राष्ट्र केवल एक स्थल को विश्व धरोहर समिति द्वारा विचार के लिए नामित कर सकता है। ठीक है। केवल वे पक्षकार देश जिन्हें विश्व विरासत अभी समय पर हस्ताक्षर किए गए हैं वे ही अपने अधिकार क्षेत्र में स्थलों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित करने हेतु नामांकन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। जो हस्ताक्षरित हैं वही नामांकन जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे समझे तो नामांकित स्थलों का जो मूल्यांकन है तो इसमें देखें तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा किया जाता है। ठीक है। मूल्यांकन जो किया जाएगा, अंतिम निर्णय देखें तो विश्व धरोहर समिति द्वारा लिया जाता है। भारत 2021 से 25 तक इस समिति का सदस्य है। ठीक है। भारत में नोडल एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI इसके लिए कार्यरत है। अब अगला टॉपिक है हमारा यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन की अस्थायी सूची। चलिए इसको समझें। तो क्यों है ये सुर्खियों में? तो अप्रैल से दिसंबर 2025 तक भारत के 8 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर कन्वेंशन की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अब अन्य संबंधित तथ्यों को समझें तो किसी भी स्थल या स्मारक को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने से पहले अस्थायी सूची में उसका नाम शामिल करना अनिवार्य होता है। ठीक है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में 69 भारतीय स्थल शामिल हैं। ठीक। अब अस्थायी सूची शामिल किए गए 8 भारतीय स्थल जो हैं उनके बारे में देखें तो कौन कौन है। तो एर्रामट्टी, टिब्बालू या लाल रेत के टीले की जो प्रकृति विरासत। ठीक है। जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अब इसकी विशेषताओं को समझें तो इसे ब्रिटिश भूविज्ञान विलियम किंग द्वारा 1886 में पहली बार दर्ज किया गया। यहाँ अद्वितीय तटीय भू आकृति और पूरा जलवायु संरचना मौजूद है। 2016 में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इसे भू विरासत स्मारक घोषित किया गया था। यह रेत, गाद और मिट्टी से बना है और प्राकृतिक ऑक्सीजन के कारण इसका रंग लाल हो गया है। ठीक है।
जो प्राकृतिक ऑक्सीकरण है उसके कारण इसका लाल रंग हो गया है। अब आगे समझें, दूसरा है मेघालयन युग की गुफाएं जो कि मेघालय में है, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखें तो ये विश्व की सबसे लंबी गुफा में से एक है। इनमें स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स के साथ साथ जीवाश्म एवं गुफा में रहने वाली दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती है, ठीक। मावम्लुह गुफा को विश्व के प्रथम 100 भूवैज्ञानिक रूप के महत्व स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है। ये टफ नाम हो जाते हैं कभी-कभी, है ना? चलिए, अगला तीसरा है जो हमारा, वो है तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत, जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। ये शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, ठीक है। इनकी ये विशेषता है। अगला देखें तो वर्कला की प्राकृतिक विरासत जो कि केरल में है। इसकी विशेषताओं को देखें तो वर्कला तट अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अद्वितीय लेटेराइट संरचनाओं और जीवाश्म युक्त चट्टानों तथा तीर्थ स्थल के रूप में सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देखें तो पंचगनी और महाबलेश्वर के दक्कन ट्रैप जो कि महाराष्ट्र में है। ये पश्चिमी घाट में कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है ये, ठीक है। सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत को देखें तो ये भारत सरकार के तटीय विनिमय क्षेत्रों द्वारा संरक्षित है और जीएसआई द्वारा इन्हें राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है। अगला देखें तो नागा हिल ऑफियोलाइट्स जो कि नागालैंड में है। इसकी विशेषताओं को देखें तो ये बेल्ट महासागरीय क्रस्ट और मेंटल के एक हिस्से को धरातल पर दर्शाती हैं ये, जो कि टेक्नो टेक्टोनिक प्लेट की गति, यानी कि जो प्लेट जो टेक्टोनिक है विवर्तन की सिद्धांत है उसकी बात कर रहा है। तो प्लेट की गति और पृथ्वी की आंतरिक प्रतिक्रियाओं के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करती है ये, ठीक है। अगला है सलखान फॉसिल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अवस्थिति देखें तो ये कैमूर पहाड़ियों जो कि विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है में स्थित है और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के पास है ये, ठीक है। यह विश्व के सबसे पुराने और अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म स्थलों में से एक है। यहाँ के जीवाश्म करीब 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ साल पुराने हैं, ठीक है। इस स्थल पर पाए जाने वाले जीवाश्मों में स्ट्रेमेटोलाइट्स शामिल हैं जो साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल के समूहों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जीवाश्म सूक्ष्म संरचनाएं उस महान ऑक्सीकरण का घटना का रिकॉर्ड रखती हैं जब पहली बार पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन संचित होना शुरू हुई थी। तो काफी महत्वपूर्ण है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित। यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित, चलिए समझते हैं सुर्खियों में क्यों है। तो लखनऊ को यूनेस्को द्वारा, याद रखेंगे, लखनऊ को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान के लिए रचनात्मक शहर घोषित किया गया है। हैदराबाद के बाद यह सम्मान पाने वाला लखनऊ भारत का दूसरा शहर है। पहला कौन सा है? हैदराबाद। नोट कर लीजिएगा इन सारी चीजों को। लखनऊ के बारे में समझें तो ऐतिहासिक संदर्भ देखें इसका तो 1775 में नवाब आसफ उद्दौला द्वारा अवध की राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित करने के निर्णय ने इस शहर को प्रतिष्ठित दर्जा दिलाया था, ठीक है। कविता, संगीत, ललित कलाओं का केंद्र होने के कारण इसे सिराज ए हिंद और पूर्व का कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है, ठीक है। अपनी शालीनता और बेहतरीन खान-पान की उत्कृष्टता के कारण इसे द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पाक कला, शाही संरक्षण के अंतर्गत नवाबों की रसोई में बावर्चियों और रकाबदारों ने दम पुख्त जैसी धीमी आंच पर पकाने की तकनीक में महारत हासिल की, ठीक। इसके अंतर्गत कबाब, कोरमा, बिरयानी और शीरमाल और शाही टुकड़ा जैसे व्यंजनों की एक समृद्ध परंपरा विकसित की, ठीक। लखनऊ की अन्य मुख्य विशेषताओं को देखें
तो वास्तुकला का समन्वय, शहर की पहचान मुगल और अवधी स्थापत्य परंपराओं के अनूठे मेल में निहित है। ठीक है। मूर्त संपत्तियां देखें तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, भूल भुलैया। ठीक है। अब आपको करना यह है कि ये पता करना है कि किस किसने बनवाया और इसका लोकेशन क्या है। ठीक है। नवाबी विशेषताएं देखें तो दरवाजों पर मछली के चिन्ह, यानी कि जो मछली मोटिफ का उपयोग, छतर, बारादरी यानी कि 12 दरवाजा वाला मंडप और लखौरी ईंटें, इसकी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। ठीक है। अमूर्त संपत्तियां देखें तो लखनवी व्यंजन, इसमें मुगलई और अवधी परंपराओं का जो मिश्रण मिलता है। ठीक है। उर्दू शायरी, गजलें, कथक जैसा पारंपरिक नृत्य और चिकन करी कढ़ाई का पारंपरिक शिल्प देखा जा सकता है। ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में समझें। तो स्थापना देखें तो यूसीसीएन को यूनेस्को के प्रमुख फ्लैगशिप सिटी प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में देखें तो जो आवेदन प्रक्रिया है, यह राज्य का पर्यटन निदेशालय संस्कृति मंत्रालय के समक्ष शहर का नामांकन प्रस्तुत करता है, जिसके बाद भारत सरकार उस शहर को देश की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनती है। ठीक है। और यूसीसीएन यानी कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क हर 2 साल में आवेदनों को आमंत्रित करती है। ठीक है। उद्देश्य समझे तो संस्कृति और रचनात्मक से प्रेरित शहरी विकास को बढ़ावा देना। यूनेस्को क्रिएटिव नेटवर्क सिटी जो कि 8 रचनात्मक जो क्षेत्रों को कवर करता है, वास्तुकला, शिल्प, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला, साहित्य, संगीत और मीडिया आर्ट्स, ये 8 रचनात्मक क्षेत्रों को ये कवर करता है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा चोल गंगम झील। चोल गंगम झील के बारे में देखें। क्यों है सुर्खियों में? तो तमिलनाडु सरकार ने गंगईकोंडा चोलपुरम में 1000 साल पुरानी चोल गंगम झील को विकसित करने का फैसला किया है, इसलिए चर्चा में आया। संबंधित तथ्य देखें तो यह घोषणा राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती मनाने के लिए आयोजित आदि तिरुवथिरई थिराई आदि तिरुवथिराई महोत्सव के दौरान की गई थी। आदि तिरुवथिराई महोत्सव राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री अभियान और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर के निर्माण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। ठीक है। यह महोत्सव तमिल शैव भक्ति परंपराओं यानी कि जो 63 नयनार हैं, तो 63 नयनारों और चोल राजवंश द्वारा संरक्षण प्रदान किए गए संत कवियों के प्रति सम्मान है। इसके अलावा यह शैव सिद्धांत दर्शन को भी रेखांकित करता है। ठीक है। चोल गंगम झील के बारे में समझें। तो चोल गंगम झील को पोननेरी झील के नाम से भी जाना जाता है। यह इंसान द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी प्राचीन झील मानी जाती है और यह झील राजेंद्र चोल द्वारा स्थापित विजय का जल स्तंभ मानी जाती है। ठीक है। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा नदी का पवित्र जल इस झील में डाला था। इसी वजह से झील का नाम चोल गंगम रखा गया था। ठीक है। स्थान देखें तो यह झील भारत के तमिलनाडु राज्य के अरियालू जिले में अरियालूर जिले में गंगईकोंडा चोलपुरम नजदीक स्थित है ये। ठीक है। निर्माण समझे तो इसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने ही करवाया था। राजेंद्र चोल प्रथम जो कि 1014 से 1044 ईस्वी सबसे शक्तिशाली चोल शासक राज प्रथम के पुत्र थे। ठीक है। राजराज जो प्रथम थे उनके ये पुत्र थे राजेंद्र चोल। ठीक। अब राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा घाटी को जीत करके गंगईकोंड चोल यानी कि गंगा को जीतने वाला की उपाधि धारण की थी और इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उल्लेख तिरुवल्लंगाडु ताम्रपत्रों में विस्तार से मिलता है ये। ठीक है। उन्होंने श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया शक्तिशाली श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियानों का नेतृत्व किया था। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम श्री विजयपुरम रखा जाना इसी ऐतिहासिक विजय से प्रेरित है ये। ठीक है। जल स्रोत देखें तो इस झीलों को एक नहर से यानी कि कोलीडाम नदी से जोड़ा गया और कोलीडाम कावेरी नदी की एक सहायक नदी है, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है। पूछा जा सकता है आपको
कि कोल्लिडाम किसकी सहायक नदी है? जो किसकी नदी है? ये कावेरी की सहायक नदी है। संरचना झील के अंडाकार तटबंध को लेटेराइट चट्टानों से मजबूती प्रदान करती है। ठीक है। उद्देश्य समझें तो गंगईकोंडा चोलपुरम झील का निर्माण पेयजल और सिंचाई के लिए करवाया गया था। ठीक है। चोल साम्राज्य को समझें तो चोल साम्राज्य जो कि 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बारे में यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं। तो उत्पत्ति के बारे में पहले दिया गया है, तो समझें उत्पत्ति को। तो शुरुआत में चोल पल्लवों के अधीन उरैयूर में सामंत के रूप में कार्य करते थे ये, और 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल के नेतृत्व में मध्यकालीन चोल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। ठीक। यद्यपि संगम काल के आरंभिक चोलों का उल्लेख सर्वप्रथम अशोक के द्वितीय और 13वें मुख्य शिलालेख में मिलता है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है। प्रमुख अभिलेख देखें तो चोलों की प्रशासनिक और स्थानीय स्वशासन चुनाव प्रणाली का वितरण उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। ये जरूरी है आपके लिए, पॉइंट आउट करिएगा इसको। ठीक है। प्रशासन देखें तो चोल साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। जो प्रांत थे वो कई मंडलम में जो है विभाजित था। और मंडलम के नीचे प्रशासनिक इकाइयां वलनाडु, उसके बाद नाडु, फिर कुर्रम और कोट्टम थी। ठीक है। यानी कि ऐसे समझिएगा कि आज का जो पहले देश होता है, फिर देश जो है किसमें बटा हुआ है, तो प्रांतों में बटा है। फिर प्रांत जिले में बटे हैं। ठीक है। यानी कि मंडल फिर जिले। तो इस तरीके से ये एक साम्राज्य का जो है आपको विस्तार दिखाई देता है। ठीक है। तो प्रांत जो विभाजित था वो मंडलम में था, और मंडलम जो है वलनाडु में, वलनाडु जो नाडु में, और नाडु कुर्रम में, और कोट्टम लास्ट जो है छोटी इकाई थी सबसे। स्थानीय स्वशासन देखें तो भारत के इतिहास में चोलों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली का विशिष्ट महत्व है। चोल काल में ग्राम सभा को उर या सभा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो ग्राम सभा को किस नाम से जाना जाता था? उर नाम से जाना जाता था, या सभा नाम से। ठीक है। इसके सदस्यों का चुनाव पर्चियां निकालकर किया जाता था, जिसे स्थानीय भाषा में कुड़ाबोलाई प्रणाली कहा जाता था। ये याद रखेंगे आप। कुड़ाबोलाई प्रणाली क्या है? तो पर्चियां निकाल करके जो सदस्यों को चुनाव प्रणाली था। ठीक है। कर प्रणाली देखें तो वेटी यानी कि बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी को क्या कहा जाता था? वेटी। और कड़मई यानी कि भू राजस्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साम्राज्यवादी जो चोल साम्राज्य है उसका जहाँ विस्तार दिखाया गया है, कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये, एक सेकंड दीजिएगा। अब आपको ये समझ में आएगा। ये व्यापार मार्ग दिया है आपका, ये देखिए, ये व्यापार मार्ग है। ठीक है। और ये जो चोल साम्राज्य है आपका, ये चोल साम्राज्य दिख रहा होगा। ठीक है। ये चोल साम्राज्य था ये सारा। और जो चोलों के प्रभाव में जो साम्राज्य था, तो जो चोलों का जो प्रभाव वाला जो साम्राज्य था, ये दिख रहा होगा आपको। तो इस कलर से इसमें दिखाया गया है, ये सब चोलों के प्रभाव वाला जो साम्राज्य था। तो देखिए कहाँ तक इनका प्रभाव फैला हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे दर्शाया गया है, इसको पॉज करके आप वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शक्तिशाली जो नौसेना है, समुद्री इसकी स्थिति के बारे में समझें तो पहले पहला है शक्तिशाली नौसेना। चोल शासक जो राजराज चोल ने शक्तिशाली नौसेना का गठन किया, जिसे राजेंद्र चोल ने मजबूत किया था। सबसे प्रसिद्ध सैन्य अभियान 1025 ईस्वी में। ठीक है। श्री विजय साम्राज्य यानी दक्षिण पूर्व एशिया पर नौसैनिक अभियान था ये 1025 में। ठीक है। आगे देखें तो चोल शासकों के श्रीलंका, चीन, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कूटनीतिक व्यापारिक संबंध थे। ठीक। प्रमुख चोल बंदरगाह जो कि महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, जिसे पूम्पुहार भी कहा जाता था। ठीक है। कावेरीपट्टनम को, और कोरकई, ये बंदरगाह थे प्रमुख। ठीक। सांस्कृतिक उपलब्धियां देखें तो भव्य मंदिर, महान चोल मंदिर जो गंगई कोंडा चोलपुरम, और ऐरावतेश्वर और बृहदेश्वर जो मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ये इसमें देखे जा सकते हैं।
ठीक है। मूर्तियों के बारे में देखा जाए तो चोल कालीन कांस्य प्रतिमाओं का भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में उल्लेखनीय स्थान है। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण चोल कालीन नटराजन शिव की मूर्ति है। ठीक है, जो प्रतिमा है। अब जिन मंदिरों का यहाँ जिक्र किया गया है उसके बारे में दिया गया है, तो महत्वपूर्ण जो चोल मंदिर हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक नजर। इसमें पहला है बृहदेश्वर मंदिर। ये देखिए बृहदेश्वर मंदिर है ये। ठीक है, बेहद सुंदर कृति है। तंजावुर जिला। हाँ जी, तो तंजावुर जिला। ठीक है। और इसका जो स्थापत्य शैली देखें तो ये द्रविड़ कला शैली है। आपको पता होगा कि कई इसमें आप मुख्य रूप से 3 शैली को तो आपने अब तक पढ़ा होगा, जिसमें आप नागर शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली और एक आपकी बेसर शैली। ये तो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इसके अलावा भी आप कई शैलियाँ देखते होंगे, जैसे नायक शैली, ठीक है, और होयसल शैली, ठीक है, विजयनगर शैली, और भी कई शैलियाँ हैं, जैसे पाल शैली के बारे में देखेंगे आप, और सैन शैली है। तो इस प्रकार की कई शैलियाँ आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है, जो दर्शाया गया है आपको, एक सेकंड। तो हम बात कर रहे थे, जो बृहदेश्वर मंदिर है, तो ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये द्रविड़ शैली में है। और जो अधिष्ठा यानी ये देवता जो है इसके, ये भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे। निर्माण काल देखें तो 1010 ईस्वी में इसको बनाया गया था। निर्माता कौन था? तो राज चोल प्रथम जी थे इसके निर्माता। अन्य तथ्य समझे तो इसे पेरुबुदरयार कोविल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में ये शामिल है। ठीक है, और प्रमुख विशेषता देखें तो मंदिर के अभिलेखों और भित्ति चित्र शहर के भाग्य के उदय और पतन का जो है वर्णन करते हैं। ठीक, ये था आपका कुछ विशेषताएं थी इसकी, जो कि बृहदेश्वर मंदिर की। दूसरा है हमारा गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर। ठीक, अब गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के बारे में समझें। तो गंगईकोंडा चोलपुरम इसका स्थान है, और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है, और भगवान शिव को ये भी समर्पित है। 1035 ईस्वी में ये बना हुआ, निर्माण काल इसका, और निर्माता राजेंद्र चोल प्रथम थे। ठीक है, इसके विमान की ऊंचाई 55 मीटर है। इसे भी बृहदेश्वर मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और सूची में ये शामिल है यूनेस्को के विश्व धरोहर में। और मंदिर के ताकों में पत्थर की मूर्तियां विराजमान हैं, जैसे नटराज, दक्षिणामूर्ति, हरिहर, लिंगोद्भव और विष्णु, ब्रह्मा और महिषासुर मर्दिनी, ज्ञान सरस्वती आदि इसमें मूर्तियां विराजमान है। ठीक है, तीसरा जो हमारा जो मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर। ठीक है, ऐरावतेश्वर मंदिर के बारे में समझें। तो स्थान कहाँ है? तो तंजावुर जिले के दारासुरम में है ये स्थित। द्रविड़ शैली में स्थित है, बना हुआ है ये द्रविड़ शैली में। और यह मंदिर रथ जैसा प्रतीत होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ पहिए बने हुए हैं, ये रथ जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, ये भी भगवान शिव को समर्पित है, और 12वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, निर्माण किया गया था इसका। निर्माता कौन थे? तो राजराज चोल द्वितीय थे इसके निर्माता। ठीक है, इसका नाम भगवान इंद्र के वाहन सफेद हाथी यानी ऐरावत के नाम पर रखा गया है। सूची में ये भी शामिल है इसके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में। ठीक है, प्रमुख विशेषता देखें तो मंदिर पर उत्कीर्ण नक्काशी और अभिलेख भारतीय पुराणों में वर्णित कथाओं का विवरण प्रदान करते हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर सुंदर सजावटी उत्कीर्ण संगीत की 7 धुनों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। ठीक है, अगला टॉपिक है सुर्खियों में रहे अन्य मंदिर के बारे में। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं, सुर्खियों में रहे अन्य मंदिर। पहला है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। ठीक है, तो कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में कृष्ण नदी के किनारे नल्ला माला पहाड़ियों पर स्थित है ये। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इसकी जो अवस्थिति है। और प्रमुख देवता कौन है? तो यह
मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। यह मंदिर ज्योतिर्लिंग तथा शक्तिपीठ दोनों के रूप में पूजनीय है ये, ठीक है। संरक्षक देखें तो शुरुआत में इसे सातवाहन राजवंश ने संरक्षण दिया और बाद में राष्ट्रकूट राजवंश और विजयनगर शासकों ने भी इसका संरक्षण किया, ठीक है। बेहद खूबसूरत मंदिर है ये। अगला मंदिर है हमारा सिमचैलम मंदिर, ठीक है। चलिए अवस्थिति देखें इसकी कहाँ पे है, तो इसे वारा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक हिंदू मंदिर है ये, ठीक। मुख्य देवता तो यह विष्णु के नरसिंह अवतार जो है, यानी आधा मानव आधा सिंह अवतार को समर्पित है ये, ठीक है। और विशेषता देखें तो इसमें मंदिर निर्माण की ओडिशा और चालुक्य शैली की विशेषताएं जो है शामिल हैं, ठीक है। इतिहास देखें तो इसमें जो है चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल के 1098 से 99 ईस्वी के दौरान एक शिलालेख भी स्थित है, ठीक है। अगला मंदिर है खीर भवानी मंदिर। खीर भवानी मंदिर, तो इसके बारे में समझें। चलिए अवस्थिति देखते हैं इसकी, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट ये स्थित है, ठीक है। प्रमुख देवी, यह मंदिर देवी दुर्गा के रूप में देवी रागन्या को समर्पित है, ठीक है। इस मंदिर का जिक्र आपने कई बार सुना होगा, ठीक। इसका निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 के आसपास करवाया था। बाद में महाराजा हरि सिंह ने मंदिर का अलंकरण और पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। तो याद रखें महाराजा प्रताप सिंह 1912 के आसपास इन्होंने करवाया था और बाद में महाराजा हरि सिंह ने जो है क्या किया था कि मंदिर का जो है अलंकरण यानी कि पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर के केंद्र में कोणीय झरना है जो अपने पवित्र जल के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक। इस मंदिर और उत्सव का नाम खीर नामक मिठाई पर रखा गया है जो श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है, ठीक है। इसलिए खीर भवानी मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगला है वाट फू मंदिर। अवस्थिति है इसके बारे में बस इतना ही दिया है कि यह बौद्ध मंदिर बैंकॉक के रतनकोसिन द्वीप पर स्थित है ये, ठीक है। और ये जान लीजिए कि ये बौद्ध मंदिर है, तो बुद्ध से समर्पित है ये, ठीक है। अगला मंदिर है प्रीत विहार मंदिर। यह थाई कंबोडिया सीमा पर डांगरेक पहाड़ी के शिखर पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है ये, ठीक है। याद रखेंगे शिव मंदिर है ये। और 2008 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है, ठीक है। ये थे कुछ प्रमुख मंदिर। अब अगला टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के बारे में अगर हम देखें तो क्यों है सुर्खियों में, तो एक नई रेडियो कार्बन स्टडी में मेहरगढ़ की कृषि बस्तियों की समयावधि 8000 ईसा पूर्व की जगह 5200 ईसा पूर्व बताई गई है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी ज्ञात नवपाषाण कालीन कृषि बस्ती है, ठीक है। इसलिए चर्चा में आया। अब सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के बारे में समझें। उगाई जाने वाली फसलें देखें तो गेहूं जौ मुख्य रबी फसलें थी, जबकि सरसों तिल कपास खजूर दलहनी फसलें जो कि खरीफ फसलों के रूप में उगाई जाती थी, ठीक है। कृषि तकनीक और उपकरण को देखें तो लकड़ी के हल, पहिएदार गाड़ियां, ग्रिड पैटर्न जो मिश्रित फसल प्रणाली का संकेत देते हैं, और सैंडल क्वेरन यानी कि अवतल चक्की आदि उपकरण देखे जा सकते हैं, ठीक है। उन्नत सिंचाई जो कि गौरबंद जो नहरें हैं वो कुएं से साल भर विशेष कर शुष्क मौसम के दौरान खेत की सिंचाई करने में सहायता मिलती थी, तो सिंचाई की व्यवस्था थी यहाँ पे। मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल के बारे में समझें तो यह नवपाषाण काल स्थल है जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के मुहाने पर स्थित है ये, ठीक है। यहाँ सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के उदय से पूर्व लगभग 3 शताब्दियों यानी कि 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक निरंतर मानव निवास के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं देखें तो प्रारंभिक कृषि ग्राम, यहाँ गेहूं और जौ की खेती तथा मवेशियों के पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से, ठीक। यह पुरानी दुनिया में कपास के ज्ञात उपयोग का सबसे प्राचीन उदाहरण प्रस्तुत करता है, याद रखेंगे कपास का। यहाँ मिट्टी की ईंटों से निर्मित संरचनाओं के संरक्षित अवशेष समाधान और मध्यभान जिन्हें तोगाऊ कहा जाता था,
आदि प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले दिया है हड़प्पा के बारे में। यहाँ एक विशाल अन्नागार, भवन, नृत्यांगना की कांस्य प्रतिमा और पुरोहित राजा की प्रसिद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। मोहनजोदड़ो यह दूसरा प्रमुख नगर है, यहाँ था, जो अपने विशाल स्नागार यानी ग्रेट बाथ और उन्नत शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है। धौलावीरा ये अपनी विशिष्ट जल संचय प्रणाली और नगर के त्रिस्तरीय विभाजन के लिए भी जाना जाता है इसको। ठीक है। लोथल को देखें तो यह एक गोदीवाड़ा क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे जो डॉकयार्ड जो है गोदी की खोज हुई थी, जो समुद्री व्यापार का संकेत देती है। गोदी मतलब होता है कि आप वर्तमान का जो है बंदरगाह समझ सकते हैं। ठीक है। अन्य देखें तो कालीबंगन जो जुते हुए खेतों और अग्रवेदिकाओं के लिए प्रसिद्ध है ये कालीबंगा। राखीगढ़ी जो भारत में स्थित जो सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। ठीक है। यहाँ पे इस सबको लोकेट किया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे ये हड़प्पा है जो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। पाकिस्तान में, और आप देखेंगे जो कि आपको कोटदीजी जो पाकिस्तान में है। ठीक है ये, और ये है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है। और यहाँ पे आपको सुतकांगेडोर जो कि सबसे पश्चिमी स्थल आपको माना जाता है। ठीक है, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। चनूदड़ो, ये आपका चनूदड़ो है। ठीक है। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में, ये है मेहरगढ़ आपका। ठीक है, ये सब पाकिस्तान में है। अब भारत में देखें तो जो गुजरात वाले एरिया हैं, जैसे पुरतावेट गुजरात में है, देसलपुर ये भी गुजरात में आपका पड़ता है, लोथल जो गुजरात में पड़ेगा आपका, ये लोकेट है। ठीक है। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, आपको ये दिख रहा होगा। धोलावीरा, ठीक है, ये भी गुजरात का एरिया है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। मांडा जो सबसे उत्तरी क्षेत्र माना जाता है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये है आपका मांडा। ठीक है। रोपड़ पंजाब में पड़ता है ये। और ये जो उत्तर प्रदेश में जो आलमगीरपुर है, ये सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है आलमगीरपुर। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो संरचनाएं बनती हैं, जैसे यहाँ पे मांडा, दैमाबाद, और यहाँ पे आलमगीरपुर। ठीक है। और यहाँ पे आपका मिलता है सुतगांगेडोर। ठीक है। तो ये था आपका। अगला है टॉपिक हमारा गुन्नारम शिलालेख। आइए देख लेते हैं सुर्खियों में क्यों है। गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में मिले 11 शिलालेख प्राचीन दक्कन की सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये शिलालेख ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर के छठी शताब्दी ईस्वी तक के हैं और विशेष रूप से सातवाहन काल की जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए अहम माने जाते हैं। ये सातवाहन की काल की शासन काल की जो है इनसे जानकारी हमें प्राप्त होती है। शिलालेखों से प्राप्त मुख्य जानकारी को देखें तो हरितपुत्र शिलालेख, इसमें देखें तो प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ये। और यह शिलालेख सातवाहन और चुटु राजवंशों के बीच राजनीतिक जो गठबंधन का संकेत देता है। चुटु राजवंश सातवाहनों का समकालीन था। ठीक है। अगला देखें तो त्रिशूल और डमरू शिलालेख। त्रिशूल और डमरू के चिन्ह वाला यह अनोखा शिलालेख दक्षिण भारत में अब तक ज्ञात सबसे प्रारंभिक धार्मिक जो प्रतीकों में से एक को दर्शाता है। ये चित्रित किए गए हैं इसमें डमरू और जो है त्रिशूल। ठीक है। यह शिलालेख राजनीतिक सत्ता और धार्मिक प्रतीकों के बीच प्रारंभिक संबंध को दर्शाता है ये। ठीक है। आगे देखें तो सातवाहन वंश जो दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी तक देखे जा सकते हैं। तो सातवाहन वंश के बारे में दिया है। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य या आंध्र भी कहा गया है। ठीक है। यह मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र यानी कि आधुनिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना महाराष्ट्र में स्थापित एक प्रमुख राजवंश है। ठीक है। राजवंश था, सॉरी। प्रमुख शासक देखें तो सिमुक, उसने कण वंश को हटा करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसके शासनकाल में सातवाहन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। बहुत प्रतापी शासक थे ये। और वह शकों यानी कि पश्चिमी क्षत्रप के विरुद्ध सैन्य सफलताओं और सातवाहन साम्राज्य के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध है ये। नासिक और नानाघाट शिलालेख उसके शासनकाल के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। हाल सातवाहन, वह अपनी प्रसिद्ध प्राकृतिक काव्य रचना गाथा सप्तशती के लिए प्रसिद्ध है। हाल सातवाहन। ठीक है। आगे देखें तो सातवाहन शासकों की एक खास विशेषता यह थी कि उन्होंने कई बार अपनी माता के नाम को अपने ही शाही नाम का हिस्सा बनाया, जो उस समय के अन्य राजाओं से अलग परंपरा थी। ठीक है। ज्यादातर अपने पिता का नाम ही जो है शामिल करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माताओं का नाम शामिल किया। ठीक है। सातवाहन उन प्रथम भारतीय राजवंशों में शामिल थे जिन्होंने शासकों के चित्र वाले सिक्के यानी कि जो शासकों वाले चित्र वाले जो है सिक्के जारी किए थे। ठीक है।
धान्यकटक सातवाहन काल में एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था, धान्यकटक, ठीक है? अन्य सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में देखें, तो पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। स्थापना देखें तो इसे 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने निर्मित करवाया था। 12वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा था ये, ठीक? स्वरूप देखें तो यह बिहार के राजगीर में स्थित था और प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था ये। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के अन्य बड़े केंद्र तक्षशिला और विक्रमशिला थे, ठीक है? दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था ये और अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। संरक्षक देखें तो इसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन जो 7वीं शताब्दी, पाल शासकों जो 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक देख सकते हैं, आदि सहित अलग-अलग शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। नालंदा की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों को देखें तो नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वानों का ध्यान आकर्षित अपनी ओर खींचा और 7वीं शताब्दी में चीनी विद्वान ई किंग और जुआन यानी जंग वेनसांग नालंदा आए थे ये। वेनसांग याद रखेंगे, ये नालंदा आए थे, ठीक है? आगे देखें तो 9वीं शताब्दी से पाल शासकों के संरक्षण में बौद्ध धर्म में तांत्रिक परंपरा के विकास को बढ़ावा देने के कारण इसका पतन आरंभ हो गया, ठीक है? 12वीं ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। आगे बढ़े तो मूर्तिकला, चित्रकला तथा जो है कला के अन्य रूप देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, ठीक है? क्यों है सुर्खियों में? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने भारत गीता भगवद गीता नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों के संग्रह को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, ठीक है? इसलिए सुर्खियों में है। संबंधित तथ्यों को समझे तो भगवद गीता नाट्यशास्त्र के सम्मिलित होने के साथ अब रजिस्टर में भारत की कुल प्रविष्टियों की संख्या 13 हो गई है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर के अलावा यूनेस्को क्षेत्रीय जैसे एशिया प्रशांत और जो रजिस्टर हैं, राष्ट्रीय रजिस्टर भी बनाए रखता है। एशिया प्रशांत रजिस्टर में भारत की प्रविष्टियां तुलसीदास की रचित रामचरितमानस, सहृदयालोक लोचन जो एक संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ठीक है? 15वीं शताब्दी जो तंत्र पांडुलिपि, ये इसमें प्रविष्टियां शामिल हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में पेरिस में घोषित मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को भी रजिस्टर में नवीन प्रविष्टियों के रूप में सम्मिलित किया गया है, ठीक है? यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की अन्य महत्वपूर्ण प्रविष्टियों को हम देखें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली शिखर बैठक अभिलेखागार और अभिनव गुप्त की उनकी कृतियों की पांडुलिपि का जो संग्रह है वो 2023 में शामिल किया गया था। मैत्रेय मैत्रेय वराकरण और गिलगित पांडुलिपि इसको 2017 में शामिल किया गया था, ठीक है? और आगे है शांतिनाथ चरित्र और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अभिलेखागार 2013 में लघु काल चक्र तंत्र राज टीका जो कि विमल प्रभा और तारीख ए खानदान ए तिमुरिया ये 2011 में, ठीक है? ऋग्वेद को 2007 में शामिल किया गया था। पांडिचेरी में शैव पांडुलिपि 2005 में शामिल और आईएएस तमिल चिकित्सा पांडुलिपि संग्रह 1997 में, ठीक है? भगवद गीता के बारे में देखें तो इसका परिचय दिया है सबसे पहले। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। इसमें कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। यह महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है ये, ठीक है? इसकी रचना द्वितीय अथवा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। भगवद गीता प्राचीन भारतीय बौद्धिक परंपरा का एक केंद्रीय ग्रंथ है जो निरंतर और संचयी रूप में अलग-अलग दर्शनों जैसे वैदिक, बौद्ध, जैन और चारवाक का समन्वय करता है। इसे कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में संकलित किया गया है। युद्ध के पहले अर्जुन मोह और विषाद से ग्रस्त हो गया था, तब श्री कृष्ण उन्हें कर्तव्य पथ पर उपदेश देते हैं, ठीक है? कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कर्म के फल की आसक्ति यानी निष्काम कर्म के बिना अपने कर्तव्य का पालन करने को कहते हैं, चाहे वह फल अच्छा हो या बुरा हो। गीता में जीवन पथ के 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ठीक है?
भगवद गीता के बारे में अन्य जो मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में देखें। तो गीता में भक्ति की महत्ता बताई गई है। असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक शंकरदेव की शिक्षाएं भगवद गीता से ही प्रेरित थी। ठीक है। नाट्य शास्त्र, जो नाट्य विज्ञान के बारे में यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में देखें। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद यानी कि पांचवा वेद भी कहा जाता है। इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। इसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास संहिताबद्ध किया गया था। ठीक है। इसमें नियमों का एक व्यापक जो है संग्रह सन्निहित है, जो रस की निष्पत्ति के लिए नाट्य यानी नाटक, अभिनय यानी प्रस्तुति, रस यानी सौंदर्यपूर्ण अनुभव और भाव यानी भावना, संगीत आदि को परिभाषित करता है ये। ठीक है। नाट्यशास्त्र नाट्य वेद का जो है सार है। इसे गंधर्व वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नाट्योत्पत्ति जो है का अर्थ है निष्पादन कला का उदय। यह नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की कथा को संदर्भित करता है। भारत में वाद्य यंत्रों का के वर्गीकरण पर उपलब्ध सबसे पहला यह ग्रंथ माना जाता है, नाट्यशास्त्र। ठीक है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, आइए समझ लेते हैं। शुरुआत देखें तो यह कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। उद्देश्य दस्तावेज के रूप में उपलब्ध विरासत के संरक्षण की सुविधा प्रदान करना। ठीक है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो संघर्ष और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। ठीक है। तो जो विरासत हैं उन्हें जो सुविधा प्रदान करना है, इन्हें सभी के लिए सुलभ कराना है। विश्व भर में इन विरासतों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के बारे में देखें तो यूनेस्को को संपूर्ण कार्यक्रम की योजना बनाने और कार्यान्वयन पर सलाह देने वाली मुख्य संस्था है ये। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति में 14 सदस्य होते हैं, जो व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करते हैं और निजी जो जिनकी नियुक्ति यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा की जाती है। ठीक है। भारत की नोडल एजेंसी समन्वय हेतु देखें तो राष्ट्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वर्ष 2014 से ये नोडल एजेंसी भारत की है। ठीक है। वर्तमान स्थिति देखें तो 1995 से अब तक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर में कुल 570 दस्तावेज विरासतों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। ठीक है। अब आगे है सुर्खियों में रहे अन्य कला रूप। आइए देखते हैं कौन कौन से कला रूप हैं। पहला है कश्मीरी पश्मीना शॉल। ठीक है। इसके बारे में देखें तो कश्मीर की पश्मीना को कश्मीर घाटी के स्थानीय कारीगरों द्वारा अपनाई जाने वाली अद्वितीय पारंपरिक रीति के कारण भौगोलिक यानी कि जीआई टैग संकेत प्रदान किया गया है। ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आप अगर इसी चैनल पे जाएंगे, जो शॉर्ट वीडियो है उसमें मैंने जो स्टेट है आपके स्टेट वाइज आपके शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है, तो आप जाकर के एक बार उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। जो पश्मीना है, ठीक है, इसको क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ये चांगथांगी बकरी की मुलायम ऊन से बुनी जाती है। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। चांगथांगी बकरी, जिसे पश्मीना बकरी भी कहा जाता है, ठीक है, भारत के लद्दाख के ऊंचे इलाके में पाई जाने वाली ये नस्ल है। ठीक है। आगे देखें तो बिदरी वियर फूलदान, बीदर कर्नाटक के जीआई टैग प्राप्त इन फूलदानों का आधार जस्ते तांबे की मिश्र धातु से बना होता है। तो बीदर जो है, याद रखें, कर्नाटक का जीआई टैग है ये बीदर। ठीक है। जो कि फूलदान है, जिस पर काले रंग की पॉलिश, ये दिख रही होगी आपको, पॉलिश की जाती है और चांदी की महीन नक्काशी होती है। इन पर फूलों के डिजाइन होते हैं जो सुंदरता और समृद्धि एवं सद्भाव का प्रतीक होते हैं। ठीक है। तो ये था बिदरी वेयर फूलदान। अगला है चांदी की नक्काशी वाला पर्स। ठीक है। उड़ीसा का यह पर्स अपनी नक्काशी कलाकृति के लिए विख्यात है। इसे हाल ही में जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। तो उड़ीसा को याद रखेंगे, यानी कि चांदी की नक्काशी वाला पर्स, ये उड़ीसा को जीआई टैग मिला है। ठीक है। अब इस पर्स पर फूलों और बेलों के डिजाइन होते हैं, जिन्हें आधुनिक शैली के साथ मिश्रित किया जाता है। ठीक है। ये चांदी की नक्काशी वाला पर्स था। लघु अम्बावाड़ी हाथी, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। यह कलाकृति पश्चिम बंगाल की है। यह पॉलिश किए गए कृत्रिम हाथी दांत से बना होता है। ठीक है। जो कि प्राकृतिक हाथी दांत का नैतिक विकल्प है, ये कृत्रिम है, याद रखेंगे। मिनिएचर अम्बावाड़ी हाथी को वर्तमान में
भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है। जीआई टैग नहीं मिला है अभी इसको, ठीक है? डोकरा कला, डोकरा या डोकरा, ढोकरा या डोकरा कला लुप्त मोम विधि के साथ धातु ढलाई शिल्प का एक प्राचीन रूप है। इस विधि की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, ठीक है? इसका नाम ढोकरा डामर जनजातियों से लिया गया है। यह कला छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के गढ़वा, गोंड एवं धुरवा जनजातियों में भी प्रचलित है ये, ठीक है? चूंकि ढोकरा कला का प्रदर्शन कई राज्यों के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों को अलग-अलग जीआई मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है? और आदिलाबाद ढोकरा शिल्प को 2018 में भौगोलिक संकेत टैग जो है प्रदान किया गया था, ठीक है? आगे है सोहराई कला। इसको अच्छे से आप विजुलाइज करिएगा, सोहराई कला, और ये सारी जितनी भी कलाएं हैं इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा चित्रों को, जिससे आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है? अब सोहराई कला के बारे में देखें तो यह कला झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रचलित है। इसे सदान, उरांव, मुंडा, संथाल जनजातियों सहित अन्य समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाता है, ठीक है? सोहराई खोबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत टैग जो है प्रदान किया गया है, ठीक है? अगली है पट्ट चित्रकला। तो पट्ट चित्रकला, पट्टचित्र उड़ीसा की एक पारंपरिक कपड़े पे याद रखें, कपड़े पर आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है ये। इसका नाम संस्कृत शब्दों यानी कि पट्ट यानी कपड़ा और चित्र मतलब पेंटिंग के मेल से बना है। ओडिशा को 2008 में पट्टचित्र के लिए जीआई टैग भौगोलिक संकेत जो है दे दिया गया है, ठीक है? अगला है पटुआ कला। ये है आपकी पटुआ कला। यह पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक लोक चित्रकला है। यह कला मुख्य रूप से कपड़े पर बनाई जाती है। इसे पट्टी यानी कि पट्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इस कला रूप को जीआई टैग भी प्रदान किया जा चुका है, ठीक है? तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, और अगले जो टॉपिक होंगे अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? जो कि इसमें पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटीज के बारे में देखेंगे, तुलसीदास और की जो पर्सनैलिटीज हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग यहीं ऑफ करेंगे और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आप लोग बस ऐसे ही सहयोग करते रहिए हमारा, हम आपको जितना हो सकता है उतना यूपीएससी के लिए या जो भी अदर स्टेट वाले एग्जाम हैं उन सब के लिए आपको ये मैटर प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे कि अब डे बाय डे आपको जो है 1 क्लास से बढ़ा करके 2 क्लास कर दी जाए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, जितना चीज़ें आपको मिल जाए उतनी कोशिश की जाएगी। तो जितना पॉसिबल होगा मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी बस आप लोग का साथ और सहयोग चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।